हेलो एवरीवन। सर, चैप्टर 3 का पार्ट 1 हमने जीएसटी में किया था और सर इस सीरीज जो हमारी अभ्यास सीरीज की नेम है, इसके अंदर मैं जीएसटी का पोर्शन अब कंप्लीट कराने के लिए यहाँ पे आया हूँ, जिसमें चैप्टर नंबर 3 के हम लोग 5 क्वेश्चंस तक कर लिए थे और चैप्टर नंबर 3 के 6th नंबर क्वेश्चन से हमें करना था। हमारा कंसेप्ट होगा कि हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में जितने भी कंसेप्ट्स यूज हुए हैं उनको यूज करेंगे, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन पॉइंट है वो भी आपको बताया जाएगा जिसके बेसिस पे आप रिवाइज कर पाए। सेकेंड थिंग, जीएसटी के जितने भी केस सिनेरियो हैं, केस स्टडीज जिसको आप कहते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस, जो भी आईसीएआई मॉड्यूल ने इशू की हैं, सभी की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। एक वीडियो में एक केस स्टडी की गई है। अगर आप पर डे करेंगे ना सर, 15 मिनट का एक वीडियो है, आपकी चीजें अच्छी से हो जाएंगी। और जिसको अपने मार्क्स या फिर कुछ भी रिवीजन वगैरह करना है, अगर वो पर डे एक केस स्टडी भी कर रहा है तो भी आपका सब्जेक्ट से लिंक बना रहेगा। आप जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर आपको चीजें मिल जाएंगी। आपके विल के ऊपर है, टाइम अगर आपको अलाउ करता है तो कर लीजिएगा, बिकॉज जीएसटी के लिए अगर आप डेली 15 मिनट भी देते हैं तो कम से कम आप सब्जेक्ट से लिंक में रहेंगे। सेकेंड थिंग सर, मैं इस सेशन को अब लाइव लेना चाहता हूं। अगर आप में से जितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं सर लाइव सेशंस के लिए, तो 7 PM पे लाइव सेशन रखना चाहते हैं हम, आज ही के दिन मुझे व्हाट्सएप कर देंगे 9918310384 पे। उसके अकॉर्डिंग हम शेड्यूल बनाएंगे। क्लियर? यस सर, क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं सर। स्टेट द पर्सन liable to pay GST in the following independent cases provided recipient in located in taxable territory। सर इसने क्या पूछा कि साहब जीएसटी कौन पे करेगा? सीधी बात ये पूछ रहा है कि जीएसटी पे कौन करेगा। सर जी, हम लोग जनरली जानते हैं कि जीएसटी वो पे करता है जो कौन होता है? सप्लायर होता है। सप्लायर कौन? जो गुड्स या सर्विस को प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइडर। गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कराने वाला सप्लायर होता है सर। लेकिन सर इसी के साथ साथ कभी कभी देखो, यूजुअली तो जीएसटी के पेमेंट इसको करने पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी जीएसटी की लायबिलिटी रिसिपिएंट के ऊपर भी आ जाती है, जब रिसिपिएंट जीएसटी का पेमेंट करके चलता है। सर जी, हाँ सर, अब रेसिपिएंट कौन होता है? तो देखो, रेसिपिएंट में आप इस तरीके से समझो, जो बंदा आपको पेमेंट करता है ना, जो बंदा इस भाई साहब को पेमेंट कर रहा है वो भी रेसिपिएंट है, या जो पर्सन सर्विसेज का या गुड्स को एंजॉय कर रहा है, जो पर्सन सर्विस या गुड्स को एंजॉय कर रहा है वो भी रेसिपिएंट ही कहलाता है। तो सर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे जीएसटी का पेमेंट रेसिपिएंट को करना पड़ता है, वहां सप्लायर नहीं करता है। ऐसे ही कुछ केसेस के ऊपर ये क्वेश्चन ड्राफ्ट है। देखिए, सर्विस सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू एन इंश्योरेंस कंपनी। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, एलआईसी के एजेंट्स घूमते रहते हैं और लोगों से उनको पॉलिसीज बेचते हैं। किसी को एलआईसी बेची, या किसी को हेल्थ इंश्योरेंस वाली बेचा, किसी को इन्वेस्टमेंट प्लान बेचा, किसी को ग्रोथ वाले प्लान बेचा। तो इंश्योरेंस कंपनियों के जितने भी एजेंट होते हैं ये सर्विसेज देते रहते हैं चारों तरफ। तो हमारे जीएसटी एक्ट में क्या कहा गया कि इंश्योरेंस एजेंट, देखो ये इंश्योरेंस एजेंट है, ये अपनी सर्विस किसको दे रहा है साहब आपके अकॉर्डिंग? सर आप कहेंगे सर 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 यहाँ पे आप हैं, सर इसने आपको सर्विस दी क्योंकि इसने आपकी पॉलिसी, आपको पॉलिसी करा के दी, बट ऐसा दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये चीज नहीं है। यहाँ पे आपको सर्विस नहीं दे रहा है, आपको पॉलिसी सोल्ड कर रहा है, मतलब इट्स अ प्रोडक्ट। सर्विस किसको दे रहा है सर? सर्विस दे रहा है सर आपको, ये सर्विस किसको दे रहा है? सर्विस रिसिपिएंट कौन है इंश्योरेंस एजेंट की? एजेंट की सर्विस का रिसिपिएंट कौन है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, आप सोच पा रहे हो तो। सर कंपनी है टाटा एआईजी। सर टाटा एआईजी को इस एजेंट ने सर्विस दी है, इस एजेंट ने सर्विस दी है टाटा एआईजी को कि उसका प्लान, उसका इंश्योरेंस प्लान सोल्ड किया है। तो सर इसकी जो भी कमीशनिंग, तो ये जो सर्विस होती है ना, कमीशन वमीशन की बात अभी नहीं, जो सर्विस होती है ना सर, इस सर्विस पे जीएसटी कौन भरेगा? सर एजेंट नहीं भरता है, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर कंपनी खुद भरती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट जो होते हैं, एजेंट देते हैं सर्विस कंपनी को,
लेकिन जो एजेंट सर्विस दिए, तो सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे टैक्स का पेमेंट करके नहीं चलता है, यहाँ पे जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर नहीं, सर्विस रेसिपिएंट देता है इंश्योरेंस कंपनी। सर बट ऐसा है क्यों? क्योंकि मान लो भारत में अगर 500 इंश्योरेंस कंपनियां हैं ना, छोटी बड़ी प्राइवेट और सब कुछ मिला के, तो सर 15 लाख इंश्योरेंस एजेंट्स हैं। अब आप बताओ, इन 15 लाख एजेंट्स को पकड़ना आसान है या इन 500 कंपनियों से कंप्लायंस कराना आसान है? अब 15 लाख एजेंट्स को अगर हमने कहा ना कि आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप जीएसटी भरो, तो सबके सर 20 लाख रुपीस का कैप लेने लगेंगे। तो सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्चुअल में टैक्सेस भी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीधे कहा कि भाई जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जीएसटी का पेमेंट करके चलेगी। क्लियर है बाबू? रिवीजन बैच है, एग्जाम ओरिएंटेड है, दिसंबर में पेपर है, उसके अकॉर्डिंग मैं इतना ही डिटेल आपको बता सकता हूँ। विथ कंसेप्ट मैंने आपको चीजें दे दी। तो इस केस में जो आपसे क्वेश्चन पूछा, देखो स्टेट द पर्सन, कौन सा पर्सन लाइबल है जीएसटी के पेमेंट के लिए? तो सर यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो रेसिपिएंट है सर वो लाइबल है जीएसटी के पेमेंट के लिए। क्लियर? यस सर क्लियर। क्वेश्चन नंबर बी पे आइए। सर्विस सप्लाइड बाय अ रिकवरी एजेंट टू अ कार डीलर। साहब यहाँ पे आप सभी लोग अपना पेन उठाएंगे और लिखेंगे क्वेश्चन, बिकॉज मैंने एक टेस्ट लिया था, उसमें भी यहाँ बच्चों ने गलती की थी लास्ट लास्ट टाइम जो मैंने टेस्ट लिया था। और अभी जिनको टेस्ट देना है 99 रुपीज में 5 टेस्ट अवेलेबल है विथ वीडियो सॉल्यूशन, सेल्फ इवेल्युएशन मेथड है। वो सब चीजें आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू या व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। देखो, सर्विस सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू कार डीलर, इसके ऊपर एक एंट्री है, लेकिन एंट्री सर थोड़ी अलग है। क्या है बात समझिए। होता क्या है सर कि बैंक्स होते हैं, बैंक हो गई, एनबीएफसी हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, इन लोगों से बीएफसी, इन लोगों के साथ क्या होता है सर, ये लोग जो होते हैं ना, इनका व्यापार क्या है, इन लोगों का धंधा क्या है, इन लोगों का कार्य क्या है? सर ये बैंक, एफआई, एनबीएफसी, ये लोग लोन देते हैं। किसको? पर्सन्स को लोन देते हैं। ये क्या देते हैं? पर्सन्स को लोन देते हैं। इतने ज्यादा लोगों को ये लोन देते हैं, तो साहब सभी को इसने क्या दे दिया? लोन। ये सबको लोन बांटे जा रहा है, क्योंकि इनका लोन से ही तो बिजनेस चलता है। ये लोन देते हैं और इनको जब रीपेमेंट आता है विथ इंटरेस्ट, तो सर इनसे इनका बिजनेस चलता है। बट कुछ केसेस में क्या हो जाता है, कुछ लोग डिफॉल्टर निकल जाते हैं जो लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं। मान लीजिए हमारी एग्जांपल में इन 2 लोग तो पेमेंट कर रहे हैं, बट यहाँ 4 लोग डिफॉल्टर निकल गए जो लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं। बट सर बैंक को तो अपना व्यापार चलाना है, अपना बिजनेस चलाना है, तो बैंक क्या करती है? बैंक बोलती है, यहाँ पे एक होते हैं रिकवरी एजेंट्स, गुंडे लोग, भाई लोग, आपने कई मूवीज में भी देखा यार, तो बताने की जरूरत तो नहीं है। ये रिकवरी एजेंट्स को कहती है कि भैया मुझे इन लोगों से, ये जो लोग हैं, जो होशियार लोग हैं, बेईमान लोग हैं, इनसे मेरा कलेक्शन ला के दे दो। इन लोगों के पास जाओ और आप देखो, आप जाओ इन लोगों के पास, इनसे कलेक्शन ला के मुझे दो। ठीक है, आप जाओ इन लोगों के पास, इनसे कलेक्शन ला के मुझे दो। बीच में ना आप मुझसे पैसे ले लेना, पैसे ले लेना, मुझे अपना रेमुनरेशन ले लेना इनसे वसूली का, इनसे वसूली करके दो और आपका जो कमीशनिंग होती है वो ले लेना। तो सर ये चीज, ये प्रैक्टिस जनरली चलती है। तो इसमें देखो एक रिकवरी एजेंट है, जो बैंक का रिकवरी एजेंट है, ठीक, ये सर्विसेज किसको दे रहा है? बैंक को सर्विस दे रहा है। तो सर रिकवरी एजेंट बैंक को अगर कोई सर्विस दे रहा है, किसकी? रिकवरी सर्विस, रिकवरी करा के दे रहा है, तो सर रिकवरी एजेंट तो सर्विस प्रोवाइडर हुआ। तो सर रिकवरी एजेंट की सर्विस पे भी तो टैक्स आना चाहिए। हाँ, जीएसटी आता है, लेकिन उसका पेमेंट अगेन रिसिपिएंट करता है, बैंक करता है। अगेन वही बात, क्योंकि बैंक से, बैंक के ट्रांजैक्शंस को ट्रेस किया जा सकता है और जीएसटी लिया सकता है। रिकवरी एजेंट के ट्रांजैक्शन को ट्रेस नहीं। एजेंट की सर्विस जब भी कोई बैंक लेगा, तो साहब उस सर्विस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत बैंक को टैक्स भरना होता है, बैंक को जीएसटी का पेमेंट करना होता है। अब मुझसे पिछली बार कुछ बच्चों ने पूछा था पिछले बैच में कि सर बैंक ने रिकवरी एजेंट की सर्विस ली है, ये गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? बाबू, बैंक अपना एक्सपेंस जब बुक करेगा ना रिकवरी एजेंट वाला, तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर। लेकिन ये चीज अब आपको कॉशन रखना है कि ये स्पेसिफिकली फॉर द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसी है, इसमें इसके अलावा और कोई नहीं आता है। ठीक, ठीक है सर। और यहां पे आपसे जो बोला है, इसने बोला कि सर्विस सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू कार डीलर। क्या यहाँ पे बैंक बोला है? जी नहीं सर, यहाँ पे इसने क्या बोला? कार डीलर। और मैंने आपको बताया आरसीएम जो लगता है स्पेसिफिकली बैंक्स के केस में लगता है,
कार डीलर के केस में नहीं लगता है, तो सर यहाँ पे हु इज लाइबल टू पे टैक्स, सर यहाँ रिकवरी एजेंट खुद टैक्स भर के जाएगा, तो सर रिकवरी एजेंट यहाँ आरसीएम नहीं लगेगा, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के तहत रिकवरी एजेंट खुद टैक्स भरेगा, खुद जीएसटी का पेमेंट करेगा। यहाँ पे आरसीएम क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बैंक को सर्विस नहीं दे रहे हैं, कार डीलर को सर्विस दे रहे हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा, एक स्पेसिफिक पॉइंट है दोस्त, ठीक ठीक है सर जी। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं। सी आपसे कहता है सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनल प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। सर इसमें भी एक बहुत अच्छी एंट्री है, और वो एंट्री कहती है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर, चलो मैं ये लिखता हूं, सर्विस प्रोवाइडर अगर एनी पर्सन अदर देन कॉर्पोरेट है, सर्विस प्रोवाइडर एनी पर्सन अदर देन कॉर्पोरेट है, और सर्विस कौन सी देता है, सिक्योरिटी सर्विस जिसमें पर्सोनल दिए गए हों, सिक्योरिटी सर्विस जिसमें पर्सोनल दिए गए हों, और एनी पर्सन अदर देन कॉर्पोरेट है, तो ऑलवेज आरसीएम लगता है, मतलब रेसिपिएंट टैक्स भरेगा। तो सर आपके इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला, देखिए सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनल प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। सर ये सिक्योरिटी सर्विस बाय पर्सोनल सर्विस दी गई है टू रजिस्टर्ड पर्सन, आरसीएम तब लगता है जब रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई हो, ठीक है सर, रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है, तो सर टैक्स कौन भरेगा, सर आरसीएम में टैक्स लगेगा और रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स भरेगा। इसके ऊपर मैंने जो केस सिनेरियो था उसमें बहुत अच्छे से 4-5 एग्जांपल्स के साथ बताया है, वो आप देख लीजिएगा। और एक बात और है, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं कि सर कॉर्पोरेट था, तब ये कॉर्पोरेट खुद ही भर देगा, ठीक ठीक है। एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अगर ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइड कर रहा है, तो आरसीएम के अंदर टैक्स लग जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है सर जी। अब सर आइए जरा इसके सॉल्यूशन को पढ़ भी लेते हैं। देखो एज सच ऐसा कुछ इसके सॉल्यूशन में पढ़ने के लिए है नहीं। देखो यहाँ पे इन्होंने सीधे बताया कि रेसिपिएंट इंश्योरेंस कंपनी आरसीएम के अंदर टैक्स भरेगी। यहाँ पे इन्होंने बताया रिकवरी एजेंट टैक्स भरेगा, जो कार वाला एग्जांपल था हमारा, कार वाले केस में। और तीसरा इन्होंने बताया जीएसटी ऑन सिक्योरिटी सर्विस, जहां पे हम सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनल कर रहे हैं, प्रोवाइडेड टू अ रेसिडेंट पर्सन। हमने किसको दिया साहब, रेसिडेंट पर्सन को हमने सर्विस दी है, लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। सर ये रिवर्स चार्ज के अंदर आएगा, देयरफॉर in the given case GST is payable under reverse charge by the recipient registered personnel receiving of service recipient इस पे टैक्स भरेगा। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सुल्तान एंड सन्स अ पार्टनरशिप फर्म इन नागपुर महाराष्ट्र इज अ होलसेलर ऑफ अ टैक्सेबल प्रोडक्ट P and product Q exempt by way of a notification in the state of महाराष्ट्र। ठीक, अभी तक से क्या पता चला कि सुल्तान एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि नागपुर महाराष्ट्र में काम कर रही है। ठीक है सर, ये नागपुर के अंदर काम करती हैं, प्रोडक्ट पी बनाती है, प्रोडक्ट क्यू बनाती है, ठीक बनाती है, सोल्ड कर रही है, ठीक है। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 130 लाख, पिछले साल इसका टर्नओवर 130 लाख तक है। चलो ठीक, ये भी बात पता चल गई। The firm wishes to opt for composition scheme under subsection 1 and 2, अच्छा सेक्शन 10 और अच्छा लिखा तो है, ऑफ सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट, सबसेक्शन 10(1) या 10(2) की कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं। और देखो ये चीज आपको याद होगी कि साहब सर मैंने बहुत डिटेल बताई हुई है, बार बार रिपीट नहीं कर सकते, कि कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए आप प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखते हैं कि अगर 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं किया है तो आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे स्टेट जो है महाराष्ट्र की बात हो रही है, महाराष्ट्र के लिए लिमिट 75 लाख नहीं, हायर लिमिट 1.5 करोड़ की लगती है। प्रोडक्ट पी टैक्सेबल है, प्रोडक्ट क्यू एग्जेम्प्टेड है, प्रोडक्ट क्यू एग्जेम्प्टेड है, याद रखिएगा प्रोडक्ट क्यू एग्जेम्प्टेड है, ठीक ठीक है। सर जब हम कंपोजिशन स्कीम के बारे में बात करते हैं ना, तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती अगर नॉन टैक्सेबल गुड्स आता है, नॉन टैक्सेबल गुड्स आता है, मतलब जिस गुड्स के ऊपर जीएसटी ही नहीं लग रहा हो वहां पे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है। बट यहाँ क्यू को एग्जेम्प्ट किया गया, मतलब इस पे जीएसटी की लेवी तो थी
जीएसटी लगता तो था बट एग्जेम्प्ट कर दिया गया। जैसे लिकर के लिए, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाला जो केस है सर, उस पे जीएसटी कभी आएगा ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। बट पेट्रोल के ऊपर सर जिस दिन जीएसटी काउंसिल कह दी उस दिन से आ सकता है। या फिर पेट्रोल भी मत बोलिए, मान लीजिए आज सर राइस के ऊपर जीएसटी नहीं है लोडिंग के ऊपर, बट अगर गवर्नमेंट कहती है कि नहीं जीएसटी अब लगेगा तो लग जाएगा, अभी एग्जेम्प्टेड है बट लेवी भी तो है। सर 999 का जो रूम होता है सर उस पर जीएसटी नहीं लग रहा है, बट जिस दिन गवर्नमेंट कहती कि भाई 999 नहीं 499 वाले पे नहीं लगेगा, तो इसका मतलब सर 999 अभी एग्जेम्प्टेड है बट उस पर जीएसटी लग सकता है, लेवी तो है, एग्जेम्प्ट कर रखा है। उसी तरीके से सर ये जो प्रोडक्ट क्यू है इस पे लेवी तो है, इसका मतलब सर ये भी टैक्सेबल तो है भले ही एग्जेम्प्ट कर रखा है। क्लियर? क्लियर है सर। सर हाउएवर अब क्या भाई साहब, इनका जो अकाउंटेंट है ना, he wish to view that a person engaged in making supply of exempt goods is not eligible for said scheme। इनका जो अकाउंटेंट है वो बहुत ज्यादा होशियार बनता है, कहता है कि एग्जेम्प्ट गुड्स वाले को ये स्कीम नहीं मिलेगी, जबकि ये बात गलत है। एग्जेम्प्ट वाले के लिए नहीं लिखा है, नॉन टैक्सेबल के लिए बोला है, नॉट टैक्सेबल के लिए बात बोली है, और नॉट टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट के बीच का डिफरेंस आपको पता है। क्लियर? हाँ सर, यहां तक की बात तो हमें क्लियर है। आगे देखते हैं साहब। नोट बोलता है अज्यूम द सुल्तान इज नॉट इंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स नोटिफाइड अंडर 10(2)E। वो 10(2)E वाले में नहीं आ रहा है, मतलब ये एलिजिबल प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर कंपोजिशन स्कीम मिल सकती है। वो एरेट आइसक्रीम पान मसाला वगैरह कुछ याद आ रहा है, एरिटेड वाटर वगैरह, उन सब चीजों में ये नहीं है। ठीक है सर जी। चलो पॉइंट नंबर 7 देख लेते हैं, सॉल्यूशन 7 देख लेते हैं। The view taken by the accountant of Sultan and Sons is not valid in law। भाई साहब कंफ्यूजन का मामला है, क्वेश्चन लिख लो, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को। यहाँ पे ए रजिस्टर्ड पर्सन विथ अ एग्रीगेट टर्नओवर इन अ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 1.5 करोड़ इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी। इनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.3 करोड़ था, भाई साहब एलिजिबल तो है ये। ठीक है सर, आगे पढ़िए सेक्शन 10(1) और 10(2) के अंदर। इन दिल्ली, दिल्ली सर क्वेश्चन तो एमपी का था, सॉरी महाराष्ट्र का था, महाराष्ट्र है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। भाई मिसप्रिंट हो गया होगा यहाँ दिल्ली शायद। ठीक है सर, चलो। फर्दर सच पर्सन मस्ट नॉट बी एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। भाई साहब यहाँ पे इतना सोचो, नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, अगर ऐसी कोई सप्लाई करता ना जो कि एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आती है, तो भाई साहब लगता है कि हाँ ये कंपोजिशन नहीं ले सकता, बट ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा है, ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं, तो सर यहाँ पे कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, एग्जेम्प्टेड कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट अच्छा छोड़ो, भी इस बात को छोड़ो, आप बस अभी इतने छोटी सी बात को पकड़ो कि सर ये लेवी अगर आ गई ना, जीएसटी की लेविएबल थी ना सर, लेविएबल थी तो एग्जेम्प्ट किया गया, इसलिए सर यहाँ इनको कंपोजिशन मिलेगी। अगर नॉट लेविएबल कुछ होता, नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट अगर कोई सप्लाई करते, तो ये इन एलिजिबल हो जाते इस स्कीम के लिए। तो मस्ट नॉट बी इंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। और भाई साहब ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर सप्लाई कर रहे हो, क्रॉस बॉर्डर इंटर स्टेट सप्लाई इनको नहीं करनी चाहिए फॉर बीइंग एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर सेड स्कीम। In the given case, the aggregate turnover of Sultan and Sons does not exceed 1.5 crore. Further, it is engaged in making only intra-state supply of goods or service, and product P supplied by it is taxable. The product Q supplied by it is taxable to tax through exempted by way of notification। मतलब प्रोडक्ट Q सप्लाइड जो था बाय इट इज लेविएबल टू टैक्स, भाई उस पर टैक्स तो था लेकिन नोटिफिकेशन के तहत इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया, तो सर ये नॉट लेविएबल की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है? तो सर ये नॉट लेविएबल की कैटेगरी है, जो नॉट लेविएबल की कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि लेविएबल था बट एग्जेम्प्ट कर दिया गया नोटिफिकेशन से। देयरफॉर इट इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2) इन द करेंट ईयर। ठीक है सर, ठीक है। और सर वो जो होता है ना मैन्युफैक्चरर, कौन से प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर है सर जिसको नहीं मिलती है कंपोजिशन लेवी, तो सर टैबाकू एंड टैबाको प्रोडक्ट्स को नहीं मिलती है, आइसक्रीम के मैन्युफैक्चरर को नहीं मिलती है, ट्रेडर को मिल जाएगी, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर, टैबाकू एंड टैबाको प्रोडक्ट, आइसक्रीम
और पान मसाला एंड सर एक था एरिएटेड वाटर। एरिएटेड वाटर, इन चारों के मैन्युफैक्चरर को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है, बट ट्रेडर को मिल जाएगी, याद रखिएगा, बट ट्रेडर को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अ पर्सन अवेलिंग कंपोजिशन स्कीम अंडर सबसेक्शन 1 एंड 2 ऑफ सेक्शन 10। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई कि सर कंपोजिशन लेवी लेके बैठा है कोई आदमी, हरियाणा का है, हरियाणा के ऊपर अपर लिमिट लगती है 1.5 करोड़ की। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर क्रॉसेस द टर्नओवर ऑफ 1.5 करोड़ इन द मंथ ऑफ दिसंबर। यहां तक की बात समझ में आई ना आपको? देखो सर, एक छोटी सी बात आपको माइंड में आपने रखनी है, 90% स्टूडेंट्स को ये बात पता है। प्रीवियस ईयर में, अगर एक अलग टैब में बता दूं क्या, देखते हैं सर, आ गया अपना। एक छोटी सी बात समझिएगा, देखो अगर प्रीवियस ईयर में जब आपका 1.5 करोड़ थ्रेशोल्ड एक्सीड नहीं किया है ना, प्रीवियस ईयर में, ये प्रीवियस ईयर में, प्रीसीडिंग ईयर हम बल्कि बोले, आप लोग इनकम टैक्स वाले हो ना, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर घुस जाओगे। पिछले साल अगर आपका 1.5 करोड़ एक्सीड नहीं किया था, तो करंट ईयर में आपको कंपोजिशन, करंट ईयर में आपको कंपोजिशन का बेनिफिट मिलता है। कंपोजिशन का बेनिफिट करंट ईयर में आपको मिल जाता है, लेकिन कब तक? कब तक? टिल व्हेन? कब तक सर आपको मिलता है? कब तक? अप टू, बल्कि इवन अप टू विच टर्नओवर? अप टू कितना? अप टू कहां तक? तो इस साल आपका 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2020 से आपका स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आ गया 31 मार्च 2021 तक, ये आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है। तो सर इस साल भी अप टू 1.5 करोड़ तक, 1.5 करोड़ तक ही कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। मान लीजिए 1 अप्रैल से आप स्टार्ट हुए, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, चलो एक सेकंड अभी और चलो आप, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, और 31 मार्च 2021 पूरे साल भर में आपका 1.4 करोड़ का ही टर्नओवर रहा, तो सर आपको पूरे साल कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी, कोई बात नहीं है। लेकिन आपके साथ क्या खेल हुआ कि आप चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, यहां पे रुक गए। यहां पे दिसंबर के महीने में आपका 1.5 करोड़ एग्जॉस्ट हो गया, तो इसके आगे जो ये रेस्ट ऑफ टर्नओवर आएगा ना सर, सर अब आपको इसके लिए टिल 31 मार्च तक, सर इस डेट तक आपको कोई कंपोजिशन का बेनिफिट कोई नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सर रेगुलर वे में, रेगुलर रेट से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और ये जो इसके पहले का टाइम था, इसके लिए तो आप कंपोजिट रेट से टैक्स भरोगे, कंपोजिट रेट से टैक्स भरोगे। और 1.5 करोड़ के बाद का जितना भी टर्नओवर होगा उस पर रेगुलर रेट से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और इसका एक प्रोसीजर होता है कि जिस डेट पे आपका टर्नओवर एक्सीड किया है, उसके 7 डे के अंदर अंदर, तो कहाँ गया, हाँ, उसके 7 डे के अंदर अंदर आपको डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है। डिपार्टमेंट को आप इन्फॉर्म करेंगे कि सर ऐसी ऐसी बात चल रही है और मेरा टर्नओवर एक्सीड कर गया और मैं रेगुलर स्कीम में स्विच करना है। और पता है इसके जस्ट एक दिन पहले, 1 डे बिफोर, जिस दिन आप रेगुलर में जा रहे हो उसके पहले जितना भी आपका रॉ मटेरियल हो, WIP हो, फिनिश्ड गुड्स हो, जितना भी स्टॉक पड़ा होता है ना बॉस, जितना भी आपके पास स्टॉक पड़ा होता है, उन सभी का ITC भी आपको दे दिया जाता है। ठीक, ठीक है सर जी। चलो आपके एक छोटा सा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में हम एक्सपेक्ट करते हैं, इतना पढ़ा है आपको इसलिए हम क्वेश्चन पूछेंगे। सर कौन सा केस होता है जिस समय आप रेगुलर स्कीम में जाते हो तो आपको कैपिटल गुड्स का भी ITC मिलता है, और कौन सा केस होता है जब कैपिटल गुड्स का ITC नहीं मिलता है? जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो इस बात को समझ पाएंगे और वही सॉल्यूशन दे पाएंगे। ठीक, ठीक है सर जी। चलिए, ये बात समझ में आ गई ना आपको? हाँ सर, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ये भाई साहब जो 1.5 करोड़ का टर्नओवर था दिसंबर के महीने में क्रॉस कर गए, विल बी अलाउड टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम फॉर द रिमाइंडर ऑफ द ईयर दैट इज टिल 31 मार्च। अभी बताए सर 31 मार्च तक नहीं भर सकते, दिसंबर में किए तो दिसंबर तक आप कंपोजिशन, उसके बाद आपको भरना पड़ेगा साहब रेगुलर स्कीम में टैक्स। ठीक, प्लीज एडवाइस, एडवाइस करना है साहब। तो देखिए सर एडवाइस आपने क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, एडवाइस, नो, नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते भाई, नो मीन्स नो। द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम लैप्स्ड, उस दिन लैप्स कर जाएगी फ्रॉम द डे ऑन विच द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द पर्सन अवेलिंग कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड द स्पेसिफाइड लिमिट दैट इज 1.5 करोड़।
जिस दिन 1.5 करोड़ एक्सीड किया ना, उस दिन कंपोजिशन में रहने का अधिकार, कंपोजिशन का अधिकार आपका लैप्स कर जाएगा सा, ठीक है। वंस ही क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल इंटीमेशन, वर्ड्स, थोड़े वर्ड याद रखना, इंटीमेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम द स्कीम। आप बताओगे, इंटीमेट करोगे किसको, डिपार्टमेंट को, कि आप विड्रॉल कर रहे हो फ्रॉम द स्कीम इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद इन 7 डेज ऑफ द अकरेंस ऑफ सच इवेंट। जिस डेट को, मान लो 25 दिसंबर को आपका टर्नओवर एक्सीड किया, तो भाई सेल्स रिटर्न इनवॉइस निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा आपका क्रॉस किया। तो 25 दिसंबर से 7 डे फ्रॉम द अकरेंस ऑफ सच इवेंट, उससे 7 दिनों के अंदर अंदर डिपार्टमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर दो। इन एक पोर्टल के ऊपर होता है, इंटीमेशन दे दो कि भैया हम कंपोजिशन स्कीम छोड़ रहे हैं, ठीक है सर जी। एवरी पर्सन हु हैज फर्निश्ड सच एन इंटीमेशन, जो आदमी वो इंटीमेशन दे देगा, मे इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश एट द कॉमन पोर्टल स्टेटमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कंटेनिंग। वो इस विड्रॉल के साथ साथ कॉमन पोर्टल पे कुछ और भी बता रहा है। क्या बता रहा है? डिटेल्स ऑफ स्टॉक ऑफ इनपुट कंटेंट सेमी फिनिश्ड, फिनिश्ड गुड्स held in stock by him on the date of invoice in the option in withdrawn। withdrawn का ऑप्शन जब लिया, on the date on which the option is withdrawn, उस समय भैया उसके पास क्या क्या स्टॉक पड़ा था, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑप्शन इज विथड्रॉन। जिस दिन आप 7 डेज हुआ आपका, कहां गया, एक सेकेंड, हाँ, जिस दिन आपका ये टर्नओवर एक्सीड किया, उससे विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑप्शन इज विथड्रॉन, 7 डेज के अंदर, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे छोटी सी टाइमलाइन बना रहा हूँ, देखना, ये बहुत अलग बात लिखी हुई है। ये आपका टर्नओवर यहाँ पे एक्सीड कर गया है, ठीक है, यहाँ पे सर आपका टर्नओवर एक्सीड कर गया, टर्नओवर यहाँ पे सर आपका एक्सीड कर गया, तो इससे 7 दिन के अंदर अंदर आप इंटीमेशन दे देंगे, और इसी से 30 दिन के अंदर अंदर आपको भैया स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि आपका रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स या डब्ल्यूआईपी में क्या क्या पड़ा था आईटीसी लेने के लिए। देखो यहाँ पे अगेन हम पढ़ा दे रहे हैं एक बार, लैंग्वेज थोड़ी अजीब है। ये देखो, जिस दिन विड्रॉ कर रहे हो ना आप, जिस दिन आप विड्रॉ कर रहे हो उसी से 30 दिन की बात लिखा हुआ है। अगेन देखना, ब्लू पेन, एवरी पर्सन हु हैज फर्निश्ड सच एन इंटीमेशन, जिसने ये इंटीमेशन यहाँ पे आके दे दी 7 दिन के अंदर अंदर, मे इलेक्ट्रॉनिकली, मे है, चॉइस है, आपकी चॉइस है, आप आईटीसी लेना चाहते हो तो आप करेंगे, ठीक। मे फर्निश एंड कॉमन पोर्टल अ स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ स्टॉक ऑफ इनपुट कंटेंट सेमी फर्निश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक बाय हिम ऑन द डेट ऑन विच held in stock by him on the date on which the option is withdrawn। जिस दिन आपने ऑप्शन विड्रॉन किया ना यहाँ पे, उस दिन जो जो आपके पास स्टॉक में पड़ा था उसका स्टेटमेंट आप इलेक्ट्रॉनिकली दे सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ में लिखा है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच द ऑप्शन इज विड्रॉन। इस दिन से, जब से आपने विड्रॉ किया ऑप्शन, उससे 30 दिन के अंदर अंदर आप दे दीजिए, क्योंकि इनपुट क्रेडिट का बेनिफिट होता है। तो इस छोटे से क्वेश्चन में जहां पे उसने बोला था कि क्या पूरे साल तक का टैक्स पे करना पड़ेगा, देखो आप छोटी सी बात लिख सकते थे, नहीं नहीं भाई, पूरे साल आप कंपोजिशन नहीं ले सकते, जिस दिन खत्म हुआ उसके बाद आपको रेगुलर स्कीम में आना ही पड़ेगा। लेकिन साथ साथ ये एडिशनल बात भी लिख दी गई है, मार्क्स मिल जाते हैं इससे ज्यादा, ठीक, ठीक है सर जी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, 9, 10, 11, 12, सर 4 क्वेश्चन और हैं, इस 4 क्वेश्चन को हम कल करते हैं। 9, 10 और 11, 12 आज के लिए इतना काफी है। 30 मिनट्स की क्लास रखते हैं एक बार आपको समझाने के लिए, रिवीजन करने के लिए। और आज मुझे आपका थोड़ा सा व्यू भी चाहिए सर, थोड़ा सा व्यू भी चाहिए आपका, कि क्या आप रेगुलर क्लासेस, रेगुलर लाइव क्लासेस करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि जस्ट मैं क्लासेस को रिकॉर्ड करके अपलोड नहीं करना चाहता। रेगुलर लाइव अगर आप करना चाहेंगे तो मैं पूरे जीएसटी को डेली 1-1 घंटे करके आपको क्लियर करवाने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। 7 PM से स्टार्ट किया जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, और व्हाट्सएप कर देना मुझे 9918310384 पे। टेक केयर।